हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो इस क्लास में हम हिंदी का ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे, संज्ञा। वैसे तो संज्ञा सभी को पता होगा कि क्या है, कैसे है, कितने प्रकार के हैं, कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है, सभी को पता होगा। लेकिन हमारे केवीएस के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, संज्ञा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि भले ही ये हमें पता हो, लेकिन एक बार अगर हम इसका भी रिविजन कर लें तो अगर यहाँ से प्रश्न बने तो हमारा गलत ना हो, क्योंकि जो चीज़ें हमें आती हैं वो अगर हम रिवीजन करने में हमें मात्र 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो अगर उसको भी हम 5 मिनट दे देंगे तो वहाँ से अगर प्रश्न आ जाएगा तो वो हमारा आराम से सही हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, संज्ञा। और ये हिंदी के इस क्लास के क्रम में हमारा 7वां चैप्टर, 7 चैप्टर तक हमने कल कवर कर लिया था, आपका समास तक। ये हमारा जो संज्ञा है वो हमारा 8वां चैप्टर है। इसी तरीके से हम डेली केवीएस के हिसाब से एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगी मैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट हैंड राइट नोट्स में ही पढ़ाऊंगी। ऐसे तो अगर आपके पास बुक होगी तो बुक में देखेंगे तो संज्ञा जो है 4-5 चैप्टर, 4-5 पेज में दिया होगा, तो एक ही 2 पेज में संज्ञा को कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा की एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब उसके लिंग वचन कारक में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसे विकारी शब्द करते हैं। अर्थात जिसमें परिवर्तन करना संभव हो वो संज्ञा है, यानी कि वो विकारी है। विकारी में हम परिवर्तन कर सकते हैं किस आधार पे? लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, लिंग वचन और कारक के आधार पे संज्ञा में परिवर्तन, कारक के आधार पर जब हम किसी शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं तो वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, और जो संज्ञा है वो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। आगे है, संज्ञा में सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से मिलकर संज्ञा बना हुआ है। संज्ञा जो है वो ज्ञा धातु, सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से मिलकर बना हुआ है। सम उपसर्ग का मतलब है कि ठीक पहचान करना, वहीं ज्ञा का मतलब है सम्यक ज्ञान का होना। संसार में जितनी भी चीज है, चाहे मानव हो, जानवर हो, वो सभी संज्ञा है। या फिर कह सकते हैं कि संसार में जो कुछ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, वो सभी संज्ञाएं हैं। जैसे लड़का लड़के को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं तो ये संज्ञा है। हवा को हम नहीं देख सकते हैं, मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई नाम है, तो ये भी हमारी संज्ञा है। नदी, पहाड़, झील, झरना, तालाब, ये जितनी है उन सभी के नाम संज्ञा कहलाती हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जब हम कोई भी एग्ज़ाम पीआरटी के थ्रू देंगे तो वहाँ पर हमें संज्ञा के 5 भेद लगाना है। जब हम कोई भी एग्ज़ाम टीजीटी या पीजीटी के परिप्रेक्ष्य से देंगे तो वहाँ पर हमें संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद पढ़ना है। आगे है, जैसे जातिवाचक संज्ञा में पहाड़, झील, लड़का, मतलब जो एक जाति का बोध कराता हो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा है। यहीं यदि हम पहाड़ में बोल दें कि माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर बोल दें तो ये जो है हमारा माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर बोल दें तो पहाड़ जातिवाचक, लेकिन इसी पहाड़ के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट आता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पर्टिकुलर किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में ईमानदारी, मानवता, जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समूहवाचक। जो भी किसी व्यक्तियों का समूह समूहवाचक कहलाएगा, चाहे किसी वस्तुओं का समूह हो, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे सेना, सेनाओं का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, ढेर सारे सेनाओं के, यानी कि ढेर सारे सैनिकों के को हम सेना कहते हैं, तो ये हमारा समूहवाचक है। अगर इसी सेना में हम एक व्यक्ति का नाम उठा ले, जैसे मान लीजिए कोई सेना है, अगर हम उसका एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम उठा ले तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, और जो सेना है, जो झुंड है, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी चीज़ें जिनको हम माप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे सोना, सोने को हम तौलते हैं, दूध को हम लीटर में मापते हैं, न कि गिनते हैं, पानी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, मुख्य रूप से रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के 3 भेद होते हैं। जब हम पीजीटी या फिर टीजीटी या फिर आरटी वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर हमें संज्ञा के 3 भेद लगाना है, लेकिन पीआरटी के हिसाब से संज्ञा के 5 भेद पढ़ना है, क्योंकि जो समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है।
अब एक एक संज्ञा को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसको पहचानने की ट्रिक है कि जो दुनिया में अकेला हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अकेला का मतलब लड़के हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हमने कहा कि राम, श्याम, सीता, गीता, पर्टिकुलर किसी के नाम से अगर हम उससे पुकारते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे नदी क्या है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हमने कहा गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, अगर पर्टिकुलर किसी एक एक नदी का नाम ले रहे हैं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे ग्रंथ, ग्रंथ सिर्फ ग्रंथ की बात हो तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन ग्रंथ के अंतर्गत एक ग्रंथ, पर्टिकुलर एक ग्रंथ यानी कि अकेले ग्रंथ की नाम दिया जाए, जैसे रामायण, महाभारत, कामिनी या फिर साकेत, इस तरीके से जो है पर्टिकुलर किसी ग्रंथ का नाम दिया जाए तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। लेकिन जब सिर्फ ग्रंथ लिखा हो तो जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार दिनों के नाम, अगर सिर्फ दिनों के नाम दिया हुआ है यानी कि सप्ताह दिया हुआ है तो जातिवाचक, लेकिन अगर दिनों के नाम अलग अलग है जैसे सोमवार, मंगलवार, इस तरीके से तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से देश क्या है, जातिवाचक, लेकिन एक एक देश का अलग अलग नाम, जैसे भारत व्यक्तिवाचक है, जापान व्यक्तिवाचक है, रूस व्यक्तिवाचक है। पर्टिकुलर एक एक संज्ञा का नाम दिया हो तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन अगर एक जाति का बोध कराए तो जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी ऐसे पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध होता है उसे हम नाप तौल नहीं सकते हैं। मतलब जब हम किसी वस्तु को नाप तौल नहीं सकते हैं, मतलब नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, इन सभी को, इसको हम तौलते हैं, इसको भी तौलते हैं, इसको भी तौलते हैं, गिनते तो है नहीं। तांबा को भी तौलते हैं, पीतल को भी तौलते हैं, दूध को हम लीटर में मापते हैं, दही, घी, पानी, पेट्रोल, डीजल, तेजाब, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं पर इसका है कि जिसको हम नाप तौल सकते हैं द्रव्यवाचक, गिन नहीं सकते हैं। बस दो चीज़ें आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में अगर याद है तो आप उसको आराम से लगा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जनरली लाइफ में कि सोना चांदी यहीं पे दे दे, आटा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि इसको हम गिनते नहीं है। चावल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दाल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं और नाप तौल सकते हैं वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति के पूरी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे संबंधी को संबंधियों के नाम दिया हो, जैसे चाचा, जाति का बोध कराता है। अगर यहीं पे दे दे कि अरुण चाचा, अरुण किसी चाचा का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन सिर्फ चाचा कहेंगे तो आपका जातिवाचक है। वही नाना, भाई, बहन, माता, पिता, ये सभी संबंधियों के नाम जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। पशु पक्षियों के नाम, बैल जातिवाचक है, अगर इसी बैल का हमने कोई नाम रख दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। घोड़ा जातिवाचक है, लेकिन हमने कहा कि घोड़े का नाम, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो अगर हमने चेतक नाम रखा घोड़े का तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। तोता जातिवाचक है, लेकिन बहुत लोग तोते का नाम रखते हैं, तो अगर हमने तोते का नाम मिट्ठू रख दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन सिर्फ तोता है तो जातिवाचक है। इसी तरीके से मैना, गाय, चील, बाज इत्यादि जो है ये सभी पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वस्तुओं के नाम में जैसे मकान जातिवाचक है, यहीं पे हमने कह दिया मकान में कि मान लीजिए भारत का लाल किला, अगर हमने कोई भी लाल किले की बात किया तो ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन सिर्फ एक किले की बात किया तो वो हमारा जातिवाचक होता है। कुर्सी, मेज, पुस्तक, पेन, पेन जैसे है हम कहते हैं ना कि फाउंटेन की पेन, जब हमने कहा कि फाउंटेन की पेन है ये हमारा व्यक्तिवाचक है, लेकिन सिर्फ पेन है जो जातिवाचक है, क्योंकि पेन के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, कई कंपनी के पेन आते हैं, तो वहाँ पर जो पेन है वो जातिवाचक है। पर्टिकुलर किसी पेन का नाम अगर हम लेंगे तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं,
बिजली, वर्षा, भूकंप, आंधी, लू, तूफान, ज्वालामुखी जो है ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहीं पर आंधी का नाम ले ले या फिर तूफान का नाम ले ले तो यहाँ पर जैसे हुदहुद आया था, हुदहुद तूफान आया था तो ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर सिर्फ तूफान की बात करें तो वो जातिवाचक है। पदों का नाम राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, अध्यापक, कवि, लेखक, इंजीनियर ये सभी जो है जितने भी पदों के नाम है वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यही प्रश्न बने कि प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी कौन सी संज्ञा है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। आगे है कुछ अन्य तथ्य। जातिवाचक संज्ञा को कुछ अन्य तथ्य जैसे कि अगर हम कृष्ण देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यही अगर वाक्य में आए तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। कैसे देखिए, गांधी यानी कि महात्मा गांधी अपने समय के कृष्ण थे, कृष्ण थे अपने समय के, तो ये एक जाति का बोध कराता है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत लोगों को हम उपाधियां दे सकते हैं। तो जो कृष्ण है अगर इस तरीके से वाक्य में आएगा तो जातिवाचक लगाएंगे। जैसे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। नेपोलियन पर्टिकुलर किसी एक इंसान का भी नाम था, लेकिन इससे उदाहरण के तौर पे देखा जा रहा है तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो ये एक जाति का बोध करा रहा है। आगे है आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा हो रहे हैं, तो श्रवण श्रवण कुमार सिर्फ अगर देगा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन ऐसे अगर स्टेटमेंट में वाक्य में देगा तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे है वह झूठ नहीं बोल सक वह झूठ नहीं बोल सकता, वह तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र एक जाति का बोध करा रहा है यहाँ पे, जबकि सिर्फ हरिश्चंद्र, महाराजा हरिश्चंद्र की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन हरिश्चंद्र जाति का बोध करा रहे हैं। इस वाक्य को पढ़ने से हमें यही लग रहा है कि यहाँ पर ये जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। आपको ये भी पकड़ना है कि वाक्य में किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। सिर्फ अगर जैसे आपकी गद्यांश पद्यांश में इस तरीके का स्टेटमेंट दे दे और वहाँ से पूछे कि हरिश्चंद्र क्या है, हम तो यही जानते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का या फिर वस्तु का नाम होगा तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तब तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए गलत ना हो, अगर इस तरीके से स्टेटमेंट में दे तो वो एक जाति का बोध कराती है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर विशेष के धर्म, गुण इत्यादि का भाव प्रकट हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा इसे गिना नहीं जा सकता, यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे मनुष्यता, मनुष्यता किसी के अंदर होती है, विद्यमान होती है, वो एक उसकी फीलिंग होती है, एक भाव होती है, तो ये हमारा जातिवाचक है। मानवता, मित्रता, बुढ़ापा, वीरता, सुंदरता, भोलापन, चतुरता, मिठास, समीपता इत्यादि जो है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की वस्तु, समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, संघ, सेना, टोली, कक्षा, सभा, गुच्छा, रैली, काफिला, कारवां, सप्ताह, पुलिस, बाजार, गिरोह, दल, झुंड इत्यादि जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ से आपके प्रश्न में गुच्छा भी आया है, सभा भी पूछा हुआ है, सेना बार बार पूछता है, संघ पूछा है, कारवां के बारे में पूछा है, तो इतनी चीज़ें हमारे किसी एग्ज़ाम में मिला हुआ है, ढूंढा है मैंने तो वहाँ से इतनी चीज़ें मिला है। बाकी जो है आपके अदर उदाहरण है, क्या पता यही उनमें से कोई भी एक उदाहरण आपके एग्ज़ाम में पूछ दे। तो यहाँ से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, मैंने उसको भी डिस्कस किया, बाकी अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण को भी देखा है। तो जो यहाँ से आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि ये जब इस तरीके से पैराग्राफ में आकर पूछे तो उसका भाव क्या है, उसका सेंस क्या है कहने का, वो मायने रखता है। तो उसके हिसाब से हम संज्ञा को ढूंढेंगे, न कि स्टेटमेंट या फिर हमारा जो परिभाषा है उसके आधार पे। इस तरीके से संज्ञा वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हमारे यहाँ से टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और 8-9 चैप्टर और हमें पढ़ना है, तो वो भी हम फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ के डिस्कस कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो हिंदी वाला है वो हमारा व्याकरण पूरा 4 या 5 दिन में व्याकरण हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम एक एक चीज़ को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि केवीएस के एग्ज़ाम की डेट 21 से 28 फरवरी ही दिखाई गई है, टेंटेटिव है, तो मान के हम इसी डेट को चलेंगे। जितनी भी तैयारियाँ हमारी होंगी इसी डेट के परिप्रेक्ष्य से होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।